ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। जैसे हम कहने लगे इसमें तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी तारीख होगी कि भाई ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण होगी, है किसी की? जैसे मेरी एक फेवरेट तारीख है वो 8 तारीख। हाँ 8 तारीख। एक तारीख और है मेरी, उसका नाम है 10 तारीख। एक तारीख और सुन तो लो, तो कुछ बहुत फेमस हो। अच्छा उस तारीख जो फेमस हो उसका जरूर कुछ ना कुछ महत्व होगा। तो जो मेरी ज़िंदगी में 8 तारीख है मान लो मेरी ज़िंदगी में 10 तारीख है, मान लो मेरी ज़िंदगी में 22 तारीख है, मान लो मेरी ज़िंदगी में 21 तारीख है, इतनी तारीख है। तो एक डेट उठा लो उसको, तो कोई सी मान लो 8-10 तारीख कोई सी उठा लो। माना 8 तारीख को मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई थी। मैं पूछने लगूँ सोनू भाई, क्वेश्चन है सोनू भाई जी की ज़िंदगी में 8 फरवरी का क्या महत्व है? फरवरी चल रहा ना, चुपचाप बोलने को है मैंने, और कोई बोल रहा है सुन लेना सब, सुन चुपचाप बैठ। तो सोनू भाई जी की ज़िंदगी में 8 फरवरी 2022 का महत्व लिखिए, या 8 फरवरी 2023 का महत्व लिखिए। समझ में आया बात? नंबर फर्स्ट, इनकी मुलाकात आयत खान से हुई थी। दूसरे नंबर पर आयत खान, पहला पॉइंट होगा 8 इसका क्यों महत्व हुआ। दूसरे नंबर का महत्व फिर मैं अगले साल इसे 8 तारीख को फिर सेलिब्रेट करूंगा, ऐसा समझ लो। दूसरा तरीका, इस दिन मेरी बर्बादी का डे शुरू हुआ था, बर्बादी का डे। प्रपोज करा था उसने मुझे, समझ आई बात है। अब बोला था आई दुखी हूँ, ठीक है। अरे जो भी होगा वो होगा, जो बोलने जा बोल दिया। कितने पॉइंट होंगे? 2। और क्या इंपॉर्टेंट? तीसरा, हम घूमने भी गए थे उस दिन। चौथा क्या सुन लो, चौथा खास बात ये थी, हमने आगे का प्लान बनाया था कि हम जिंदगी भर साथ निभाएंगे, साथ निभाएंगे, साथिया, साथ निभाना साथिया। आया समझ में? क्या है, बच्चों के नाम भी सोच लिए थे हमने, समझ नहीं बात ये। इसका नाम सोनू होगा, इसका नाम मोनू होगा, सब सोच लिया था। चुप हो जा। वो यानी उस दिन ना बात करते 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 रात के 5 किस तरह बज गए थे पता ही नहीं चला था। समझ में आया बात यह? सुबह को 6 बजे उसकी माँ को पता लग गया था ये भैया बात कर रही किसी से, समझ रही बात यह। उसके बाद 7 तारीख को हमारा 9 तारीख को हमारा ब्रेकअप होगा था, ठीक। तो कितनी तारीख का महत्व है? लेकिन भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के अंदर ना, भारत के इतिहास के अंदर 26 जनवरी 1930 का इतना महत्व नहीं है। अब तुम सोचते होंगे 26 जनवरी को ही हमने गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया, 26 जनवरी को भारत का संविधान हमने लागू 26 जनवरी क्यों करा, 25 जनवरी क्यों नहीं लागू करा? इसलिए 26 जनवरी 1930 का क्या महत्व है, उस दिन हुआ था क्या? तो जानना चाहते हो तुम कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? अभी तुमने जाना 8 फरवरी 2022 को क्या हुआ था सोनू भाई जी की ज़िंदगी में, आयत खान के साथ साथ। इसलिए 8 फरवरी का भाई जी की ज़िंदगी में बहुत महत्व हो। समझ ये बात है, ठीक। सबकी एक डेट फेमस हो, कोई डेट फेमस है अभी? आगे जाकर हो जाएगी। तेज नहीं है, हो रहा है कोई किसी का? तेरी तो पक्का होगी, 100% में लिख कर दे रहा है, ठीक है। नहीं है कोई डेट फेमस? सब बात मन में ही होगी। चल वैसे बता दो, नंबर बता दो। 14 तारीख को, 14 फरवरी 14 मार्च। अच्छा, कोई डेट फेमस? शुभम की डेट फेमस है? अच्छा, है कोई डेट फेमस इधर? तो तेरा क्या कहना? तेने तो मुझे ही फाइल कर दिया। है कोई चल रहा? अच्छा, अभी तो बच्चे, ठीक। कोई डेट फेमस है? कैसे डेट फेमस? समझ में आ रहा है ना क्या क्या बात कर रहे हैं? समझ में आया? प्रपोज करना पता क्या हो? प्रपोज का मतलब पढ़ना, ठीक है। ये बच्चा अभी दूध पीने की उम्र है इसकी। 26 जनवरी से इसका महत्व समझ रहा है। चुप हो जाओ, चुप, अब बात ना करो। तो इस दिन क्या हुआ था? पहली खास बात यह कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, एक ही पार्टी थी भारत के अंदर जो 1885 में बनी थी वह। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम होगा था। अब 26 जनवरी 1930 को इसका महत्व इतना ज़्यादा है क्यों? इसलिए इसका इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ना सबसे पहली बार हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पूरे देश के अंदर हमने झंडा फहराया था। यस,
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और इन्होंने धीरे धीरे पहले घोषणा करती है, पूरी दुनिया में पूरे देश के अंदर ना जगह जगह झंडे फहराए गए थे। इसलिए हम 26 जनवरी का महत्व नहीं भूल सकते। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, अंग्रेज हम आज़ाद नहीं कर रहे थे, हमने अपना पे मान लिया बस आज़ाद हो गए, है समझ में। और पूरी जगह देश के जगह जगह देश के अंदर में झंडे फहराए। पूरी कहानी विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करता हूँ, बात समझ में आई। इसलिए 26 जनवरी 1930 को ना पहली बार हमने अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी कि हम इस दिन 26 जनवरी को ना झंडा फहराएंगे। रविवार का दिन था उस दिन, समझ नहीं बात है किसका, चलो समझ में आया बात। यह तो हमने झंडा फहराने की घोषणा करती रावी नदी के तट पर। आ जाओ एक एक पॉइंट करके समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। तो जो 26 जनवरी 1930 है ना, ये क्या है, 26 जनवरी 1903। तो यह छोटी मोटी डेट नहीं है, यह महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तिथि, डेट तो समझ गए ना, शायद समझ में, किसी को डेट कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आ जाओ डिनर वगैरह, समझ में आया बात। 26 जनवरी 1930 को, जो 26 जनवरी 1930 था, तो 26 जनवरी 1930 एक खास बात है। पहला पॉइंट यही है कि महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण तिथि, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है, महत्वपूर्ण तिथि है। दूसरे नंबर पर यह इतनी महत्वपूर्ण है क्यों? अब यह महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण है क्यों, महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों? क्योंकि इस दिन न इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज, सब माने हमारा राज होगा। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, पूर्ण पूरा राज होगा। हमारा देश हमारा राज, तुम कौन हो? हमारा देश हमारा राज, तुम्हारे क्यों मारे आज, आया समझ में? ये अंग्रेजों के लिए डायलॉग, सच में ऐसा ही था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इतनी बात बताओ, एसएसटी की फेयर कॉपी होनी चाहिए। इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ तुम्हें, पहली बार में समझा रहा हूँ, और समझागा उसके बाद भी फिर तुम याद नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कमीनापन तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ। समझ में आया? इतनी बात बता दो, कोई समझ में आया? दिक्कत तक आया तक। और ये सब काम किसके कारण हुआ था? गांधी जी के आह्वान करने पर। गांधी जी ने कहा था कि अब न पूरे, गांधी जी के कहने पर लोगों ने पूरे देश के अंदर न पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था और जगह जगह झंडे फहराए थे। हाँ समझ में आया बात? ये देख लो, ये जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, किसके कहने पर मनाया गया था? महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी जी के कहने पर। अच्छा, महात्मा गांधी के गुरु का नाम पता? सबका कोई ना कोई एक गुरु महात्मा गांधी के कहने पर बनाया था, के कहने पर, उनके आह्वान करने पर, उनके पुकारने पर उन्होंने आवाज़ दी थी, बेटा पूरी दिन जाओ, पूरे भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाओ। अंग्रेज मानने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। समझ में आया बात? या मनाओ पूरे देश के स्वराज, बताओ हमारा राज, हमारा देश हमारा राज, तुम्हारे क्यों मार रही, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? उसके बाद एक डेट और फेमस है, 31 दिसंबर 1929। अच्छा 31 दिसंबर है तो फिर जनवरी नहीं आ जाएगा, दिसंबर के बाद फिर 1930 में पहुंच जाएंगे हम, फिर वो 20-25 दिन बचेंगे, 25 दिन के बाद फिर 26 जनवरी आ जाएगी। तो आधी रात को 12 बजे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर यह घोषणा कर दी थी कि आने वाली 26 जनवरी को ना हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने वाले हम, और जगह जगह झंडे फहराएंगे, हिम्मत आएगी तो रोक लियो। वो बता फिर बाद में जाकर गिरफ्तार तो करेंगे ही। आया समझ में? उस टाइम पर पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और हमने लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता, बहुत सुंदर शहर, मतलब सुकून भरी जगह। अब तो वो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री हो चुका हो। समझ में आया बात? या ठीक। तो जो जिन्हें लाहौर ना देखिया उन्हें क्या देखिया, एक राइटर ने लिखा, जीवन काल में कभी मौका मिला तो पाकिस्तान के अंदर लाहौर देखने जाओ। आपको दिक्कत थोड़ा ही है, बोटी मिलेगी वहाँ तो, ठीक है। चलो जाओ। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, यही पार्टी थी भारत के अंदर, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नाम सुना इसका? पंजे वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सही है? तुम्हें पूरा लिखना हिंदी में, समझ नहीं बात? क्या स्टाइल नहीं मानने का, समझ में आया बात? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और 31 दिसंबर की रात थी, वहाँ आधी रात थी, यानी 12 बजे थे रात के, समझ नहीं बात? या 31 दिसंबर की रात थी वहाँ। कब की बात थी वहाँ? 31 दिसंबर की रात थी, 12 बजे।
31 दिसंबर 1929, क्योंकि फिर दिसंबर 1 तारीख आ जाएगी, 1 जनवरी, फिर नया साल मनाएंगे, फिर 1 जनवरी 1930 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उसके बाद 25 दिन के बाद उन्होंने घोषणा कर दी, जगह जगह झंडे फहराएंगे, और झंडे फहराए भी गए जगह जगह, लोगों को गिरफ्तार भी करा गया। अंग्रेजों ने बहुत बर्बरता दिखाई हमारे साथ, सही बात करना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी ऐसा अंग्रेजों के यार। तो 31 दिसंबर 1929 को ना अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि का मतलब रात के 12 बजे के बाद, समझ में आ रहा? 31 दिसंबर को डेट फेमस तो नहीं है? अच्छा, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तेरे समझ में आने का, ये बच्चों को खेल लिया है, इन्हें समझा, बच्चों को खेल लिया, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ना रावी नदी के तट पर, ये रावी नदी, हाँ रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा हुआ था 5000 साल पहले। खुदाई करके देखा जब पता चला, जब ट्रेन बिछाई थी 5000 साल पहले यहाँ लोग रहा करते थे। ट्रेन के नीचे नहीं, ट्रेन बिछाई गई थी, ट्रेन की बिछाने के लिए खुदाई करनी पड़ रही थी। खुदाई करके देखा गया 5000 साल पहले लोग रहा थे वहाँ से, रावी नदी के पास हड़प्पा सभ्यता बोल रहे थे सर, बहुत अच्छे तरीके से रहा करते थे। पढ़ाने का मौका मिला तो पढ़ाऊंगा जरूर। रावी नदी, जो रावी नदी थी ना, रावी नदी के तट पर, और पता कहाँ से? लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ा इस टाइम? पाक में पड़ा, पाक का मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। आज समझ में? हाँ, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा करी गई। ये बता दिया गया, इस दिन घोषणा कर दी गई कि हम ना आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस ने कहते हैं पूर्ण स्वराज दिवस कहा गया। हम तो स्वतंत्रता दिवस, तो हमने ना उस दिन झंडा फहराने की बात कही कि हम जब भारत का झंडा फहराएंगे, जिसे रोकना रोक लियो, जिसे गिरफ्तार करना कर लियो, तुम्हारी मर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे 11 बजे 59 पर तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी रावी नदी के तट पर में। वहाँ बहुत सारी मीटिंग हो रही थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ से। लाहौर के अंदर की बात है कि आने वाले 25 दिन बाद 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, जिसे रोकना रोक लियो। अब फहराया झंडा, मजाक की बात नहीं है। देश के अंदर सबसे पहली बार झंडा यही फहराया गया था रावी नदी के तट पर ही। और ये सवाल बहुत फेमस है, वो समझ में आया बात? या घोषणा कर दी थी इस दिन झंडा फहराया जाएगा, पता किस दिन? 26 जनवरी को। एक तो घोषणा, जैसे मैं आज यहाँ इस मंच तो घोषणा करता हूँ कि अगले साल में मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कोई और पढ़ागा, तो घोषणा तो आज कर दी, तो अभी थोड़ा छोड़ दे पढ़ाना, तो ये अगले साल की बात बता रहा हूँ। आज समझ में? ठीक, जो नहीं बच्चा छोड़ नहीं रहा, मजाक कर रहा था मैं तो। घोषणा करी तो घोषणा करना अलग हो, और भाई अपना ना अलग हो, डेट अलग हो। ये बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत है अंदर? बरा तुम चुपचाप बैठा है। उसके बाद पता क्या हुआ? 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ गई होगी। 2 जनवरी को फिर इनकी बैठक हुई, कांग्रेस वालों की कार्यकारिणी बैठक बोलते थे। तो वह कार्यकारिणी का मतलब कार्य किस तरह करना, ऐसी बैठक हुई, कांग्रेस की बैठक हुई। 2 जनवरी 1930 को बैठक हुई, और फिर इन्होंने कहा कि अब 2 जनवरी को तो पूरा फिक्स तय कर दिया था इन्होंने। 31 दिसंबर 1929 को बस ये कहा था कि हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। डेट नहीं फिक्स करी थी, डेट करी 2 जनवरी को फिक्स। 2 जनवरी 1930 को इन्होंने फिक्स कर दिया 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 24 दिन बाद रोकना हो रोक लियो किसी को। समझ में आया बात? या तो जो 2 जनवरी को ना, 2 जनवरी 1930 को, 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की बैठक हुई थी। समझ में आई बात? या कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई। अब बैठक हुई तो इसमें कह दिया गया कि हम ना 26 जनवरी 1930 को ही, समझ आई बात? या झंडा फहराएंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडा फहराएंगे। ठीक, ये घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे भी तो कैसे मनाएंगे? झंडा फहरा के बताएंगे कि देखो हम भारत के लोग, समझ आई बात? ये देश हमारा, और भागो यहाँ, तो देश के अंदर जगह जगह झंडा फहराएंगे। समझ में आई बात? ये देश हमारा, तो संपूर्ण देशवासियों ने जगह जगह झंडा फहराए। इसी दिन महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। संपूर्ण देशवासियों ने, देश के अंदर वास करते होंगे, देशवासियों ने जगह जगह झंडे फहराए, झंडे गाड़ दिए, झंडे फहराए। याद रहे ये बात? या
वो दिखाए, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? इतनी बात बता दो, समझ में नहीं है। तो 26 जनवरी 1930 का महत्व है, इसलिए 26 जनवरी 1930 का महत्व है। जब जगह जगह झंडे फहराए गए, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अंग्रेजों के सामने ना महात्मा गांधी ने 11 शर्तें रखी, उस पर लिख कर दिया ये काम तुम्हें करना होगा। बता दो मेरा देश तुम कब तक छोड़ रहे, ये बता दो हम कि डोमिनियन स्टेट हमें कब तक दे रहे, ये बता दो तुम ये दंगे कब बंद कर रहे। ऐसी ऐसी 11 शर्तें रखी महात्मा गांधी ने। लेकिन अफसोस ये होता कि 11 की 11 शर्तों में अंग्रेजों के सामने महात्मा गांधी भारतीय लोगों तो पूछकर 11 शर्तें थी, 11 की 11 शर्तें उन्होंने लिख कर दे दी एक कागज पर। अंग्रेजों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, सोचते थे कांग्रेस तो छोटा सा संगठन है, ये क्या, इसने क्या पता था इतना बड़ा हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, लोग इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो कांग्रेस की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी जो अंग्रेज थे, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने पता क्या करा, 11 शर्तें रखी अंग्रेजों के सामने। इसके बाद महात्मा गांधी ने इसके पश्चात क्या करा, इसके पश्चात क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस थी, कांग्रेसी महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के अंदर वही होता जो महात्मा गांधी क्या हुए थे, ऐसा समझ लो। जो महात्मा गांधी थे ना, तो महात्मा गांधी थे जो उन्होंने अंग्रेजों के सामने, ये अंग्रेज हमारे हैं, तुम्हारे होंगे अंग्रेज ही हैं, ठीक, अंग्रेज ने अंग्रेजों के सामने रखी 11 शर्तें। कितनी शर्तें रखी, किसके सामने रखी, किसने रखी, कितनी शर्तें रखी, परंतु पता क्या करा इन्होंने, इग्नोर कर दिया, इग्नोर पोज दिया, परंतु इग्नोर कर दिया। हाँ इग्नोर लिख दिया मैंने, यार लिखते ध्यान नहीं दिया, आज समझो। इग्नोर तो पता नहीं कैसे कैसे कर रहे, ठीक, इग्नोर के चक्कर में तो लड़ाई बजा, आज समझ में तेरे मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बहुत इग्नोर करते हो, मर जाएंगे हम, लुट जाएंगे। इग्नोर कर दिया तो बाद में जाकर ना जो महात्मा गांधी ने, फिर महात्मा गांधी और नाराज हो गए, कह रहे मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे तुमसे किसी शादी ब्याह में गए आन बान शान के साथ, और तुम्हें लग रहा तुम्हारा वहाँ भव्य स्वागत होगा, शायद समझ में, इसके लिए तुम बड़े उत्साहित थे, समझ में आई बात है। और इसके लिए तुम्हारे अंदर आमूल चूल के परिवर्तन भी हुए थे, कैसे, और तुम्हें लग रहा था ना, अब तो तुम सूट बूट पहन कर गए और तुम अंदर उनके घर भी गए, पता लगा वहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा, चुपचाप जाकर खड़े हो गए, नमस्ते नहीं किसी ने नमस्ते भी नहीं ली नमस्ते करी किसी ने नमस्ते भी नहीं ली। ऐसी हालत इस टाइम महात्मा गांधी जी की, इग्नोर कर दिया। उसने कहा 11 शर्तें ने इसे मांग ली, कह रहा कौन है भाई तू, कहाँ से आया इतना बड़ा इग्नोर करा, समझ गए तुम। इस टाइम पर जो होता ना, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। इग्नोर कर दिया। आज अब सोचो महात्मा गांधी के दिल पर क्या बीतती होगी। बैठ के बात भी नहीं, उनकी बैठ के चाय वाई तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं करी। ऐसा हाँ, इनकी कहानी बिल्कुल इस तरह ही जैसे बिहार में चल रहे हो, ऐसा बिहार में चल रहे हो, जिस तरह बिहार के अंदर ना वेटर को इग्नोर मारा जाए, वेटर को ऐसी कहानी थी महात्मा गांधी की, बस उसमें समझ आई बात है। ये हालत हो रही है, तो वेटर को ध्यान दो, मैं उन पर ध्यान दूँ। मैं खाना खुना खाया, हाँ खा लिया, सबका नेचर अलग अलग हो। जैसे मुझे अभी 2-3 दिन पहले ना रुड़की के अंदर, तो मैं क्या करूँ, जब मैं मोमो वगैरह खानी हो, मुझे फास्ट फूड एक हफ्ते में एक बार मैं जरूर फास्ट फूड खाऊँ, तो रूल है बस मेरा, इससे मेरा स्वास्थ्य सही रहा। तो एक बार भी जरूर फास्ट फूड खाऊँ, सुन लो। तो मैं चाउमीन और जो कबाब वगैरह हो ना, एक छोटा सा बच्चा था, 2 बच्चे थे इस तरह, तो मैंने पूछा आ जाओ तुम, तो कह रहे थे पैसे मांगो, पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा पैसे नहीं, मैंने कह रहे भैया खाना दो, तो उन्होंने पहचाना है मेरी पहले से ही, ये तो पक्का खाना दिलाएगा, तो आ जाओ बैठ जाओ। तो मुझे इतना भी भेदभाव नहीं है, तुम सोच लो, तुम कोई जो बच्चे आसपास छोटे छोटे फिर रहे हैं उनकी क्या गलती, तो मैंने उन्होंने अपनी बराबर बैठ कर खाना खिलाया, और मुझे इतना ही भेदभाव नहीं है कि मैंने उनकी थाली में खाना खाया। खा लोगे तुम खाना, अब अभी तो खा लोगे, अभी समझा रहा हूँ, वैसे नहीं खा सकते ना, घिन करते हैं लोग, समझ में आई बात है। तो जो मेरे बराबर बैठे हुए थे उन्होंने कह रहे यार कैसा इंसान है तू। मैंने कहा है तो इंसान नहीं, सोच का फर्क है। सुन तो लो, पहले एक ही बात पूछी मैंने उनसे, एक छोटा बच्चा छोटा था, दूसरे वाला बड़ा था। मैंने पूछा तू कहाँ से, कहने लगा मैं मुरादाबाद था। दूसरे वाले पूछा तू कहाँ से, कहने लगा जी मैं कलियर से हूँ। और मैंने कहा कलियर के दुनिया तुम, लेकिन कह रहा मैं बांग्लादेश था, प्रवास करके आ गया हूँ। मैंने कहा आधार कार्ड नहीं है तेरे पास। मैंने कहा स्कूल कब गया था। तो दूसरा वाला बच्चा दिखाई दिया ना मुझे लग रहा मैंने क्या लिखा हुआ, कह रहा है फास्ट फूड। उन्होंने पढ़ दिया सारा का सारा, और वो भी इंग्लिश में पढ़ा। मैंने कहा इस बच्चे को अगर अच्छा एजुकेशन दिया जाए ना, अच्छा माहौल दिया जाए, तो ये ब्रिलियंट बन सका। तो देश के अंदर टैलेंट रोड पर घूम रहा है और भी कमा कर रहा हो, समझ में आई बात है। तो भारत के अंदर टैलेंट की कभी कमी नहीं। मुरादाबाद का बता रहा था अपने आप,
मैंने कहा यहाँ कैसे रह रहे हैं? उन्होंने कहा पापा नहीं है मेरे, और जो मेरी माता है मैं भी आटा मांग कर लाती है और इस तरह कर। तुम हज़ारों कहानियाँ दफना, तुम तो यार बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे, इतनी सी उम्र होगी उसकी, इतनी एज होगी, पूरे दिन पैसे इकट्ठे कर रखा, एक ही जोड़ा पहन कर रखा, निकल लगा। मैंने कहा कैसा क्या क्या दिनचर्या तेरी? तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप का इंसान हूँ, जब बैठ जाऊँ ना किसी को तो आराम से ठीक ठाक तरीके तो बातचीत करो। हाँ, एक लाइन ही मुझे सब कुछ बताया था किसी इंसान ने, कि कहाँ तक का क्या होगा। तो मैंने बैठ कर बातचीत करी तो फिर अपना दुख कम पाया जा, इंसान के मन का बोझ उतर जा। सोचो तुम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे, कितनी मस्त ज़िंदगी काट रहे तुम यार, कम से कम तुम घर तो आटा तो नहीं मांग कर लाना पड़ता। मैंने कहा स्कूल जाने की इच्छा नहीं है। मैंने कह रही हाँ मुझे वो एक कह रहा मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता, दूसरा कह रहा मेरे को नहीं पढ़ना आता। वो और भी बढ़ता चला जा रहा लगातार, और पढ़ना नहीं आता बिल्कुल भी। मैंने कहा क्या लिखा है? उन्होंने कहा इस पर नहीं आता पढ़ना। मैंने कहा एक काम कर, दोनों के दोनों नज़दीकी स्कूल देखो, सुबह 12 बजे तक स्कूल जाओ, अगर तुम्हें कुछ मांगना तांगना नहीं तो एक काम करो उसके बाद मांगो जाकर। समझ? मैंने कहा आधार कार्ड देखो, आधार कार्ड एक आधार कार्ड ले रखा था, एक नहीं ले रखा था, देखा मुरादाबाद का ही था वो। समझ में आया बात? तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। और तुम क्या हो रहा है, तुम पर घर पर बैठ कर, छाँव में बैठ कर, फ़ोन तुम्हारे पास मौजूद है, सब चीज़ सारी सुविधाएं तुम्हारे पास यार, खाना मिल रहा अच्छा तुम्हें, जब भी सारे पढ़ाई नहीं होती, जब भी तुम्हारे पास 100 कोल्ड बहाने रखे रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, समझ गए? बैठ तो मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ, मुझे जरा सा ही भेदभाव नहीं है किसी से, ना मुझे उसकी जाति का मतलब है, ना किसी के धर्म का मतलब है। मेरे इसलिए इंसान पहले, इंसान को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता में से इंसान को देनी चाहिए। समझ में आया बात है? ठीक, कौन भिखारी है ये सोच का नतीजा क्यों भिखारी है। समझ में आया बात? मैंने मानी नहीं हो भिखारी, एक थाली में बैठ कर उसकी थाली में दी मैंने चटनी लगा खाई, मुँह में फर्क नहीं पड़ता मुझे। समझ में आया बात? मैंने कहा इंजॉय ले। एक भी व्यक्ति मेरे पास ऐसा नहीं गुजरता, मेरे पास ना मेरे बैग में अलग से मैं मिनी बैंक बना कर रखता हूँ, छोटा सा अलग साइड से। समझ? छोटे छोटे पैसे सिक्के जो रोजगारी ने इकट्ठा करके रखता हूँ पहले, ताकि मेरे पास से एक भी व्यक्ति गुजरे और वो खाली रह जा। आज तक तो किसी ने कुछ भी मांगा तो मैंने दिया जब, वो खाली नहीं छोड़ा कभी किसी को। समझ आई बात? और जो मेरे पास आसपास बच्चे पढ़े हैं ना, मैं उन्हें भी यही सलाह देता हूँ, यार तुम इतने बड़े हो गए, BSc में हो तुम, वैसे तो बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है। तुम किसी भी बस में बैठे हो बच्चे, जवान हट्टे कट्टे, एक वर्द महिला आई बस में खड़ी होगी, और खड़ी होने के बाद ना और चारों तरफ सीट देख रही तलाश रही, तो मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, मैं छोड़ देता हूँ अपनी सीट। मैंने कहा मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है, चाहे मुझे 100-150 किलोमीटर पैदल जाना पड़े। मैंने कहा तू बैठ, पहले ताई को बैठाओ, दादी को बैठाओ, पहले ये भावनाएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं मिलता, बस फोन में टिक टिक करने में लगे हुए, फिर वो महिला बेचारी नीचे बैठ जाती है, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। तो अगले दिन सब चीज़ों ध्यान में रखे, जो क्या सीखा हुआ जिंदगी में, पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन जरूरी हो, दूसरा संस्कार भी किसी संस्कार नाम की भी कोई चीज़ हो। और ये एकदम नहीं पनपते, ये ट्यूशन कोचिंग संस्थान स्कूल अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं तो पनपते हैं। समझ में आया बात क्या? ठीक, तो तुम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे यार, बहुत मस्त ज़िंदगी, कम से कम कहीं से मांग को तो नहीं लाना पड़ रहा। समझ में आया बात यार? कम से कम घर वाले कर दे रहे, तो तुम्हारे पास एक ही काम छोड़ रखा तुम, कि आओ और बैठो और सुबह को पढ़ो, कितनी मस्त ज़िंदगी सर यार। ट्यूशन आए, ट्यूशन तो घर चले गए, पढ़ लिया, नहीं तो जेम आज़ादी। और नहीं पढ़े तो बहुत बड़े मूर्ख हो, मूर्ख बहाने तलाश रहे हो अपने आप से। शादी दोबारा आगे लौट कर, किसी का ब्याह हो रहा वो भी दोबारा आगे लौट कर, कुछ भी हो रहा चाहे आसपास कोई फंक्शन चल रहा वो भी दोबारा आगे लौट कर, पढ़ाई जाने दोबारा लौट कर, जिन्हें बिता लिया। तो महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया भाई? इग्नोर कर दिया गया। इस पर ध्यान नहीं दिया अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। जो अंग्रेज है ना, ध्यान नहीं दिया। अब बताओ महात्मा गांधी को कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। तो महात्मा गांधी को लगा बुरा। अब महात्मा गांधी ने पता क्या करा? अब जो महात्मा गांधी थे, आए समझ में, दिक्कत मेहमान, जिस मेहमान को पूछा नहीं तो क्या करेगा, नाराज होगा, भाग जाएगा। तो ये भाग गया नहीं, तो भागने की जगह ने पता क्या करा, अब मैं दूसरा आंदोलन स्टार्ट करूँगा। उस आंदोलन का नाम था सवनीय अवज्ञा आंदोलन। सवनीय अवज्ञा आंदोलन, सभी मुद्दों पर विरोध, एक भी मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करना। इसलिए उन्होंने सवनीय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्ट कर दिया, और सवनीय अवज्ञा आंदोलन ने बहुत बड़ा लंबे समय तक चला। महात्मा गांधी ने ना, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने सवनीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। सवनीय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब सभी मुद्दों पर विरोध, सभी मुद्दों पर विरोध करना स्टार्ट कर दिया।
किसी भी चीज़ को लेकर ओए यहाँ देख लो, किसी भी मुद्दे पर मतलब एक्सेप्ट ना करना, सभी मुद्दों पर विरोध करना, इसीलिए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। समझ भाई बात? या अंग्रेज कुछ भी लेकर आते तो उसका विरोध करना, कुछ भी लेकर आओ चाहे कितना भी अच्छा हमारे लिए, समझ ये बात, चाहे बुरा चाहे अच्छा सभी मुद्दों पर विरोध करेंगे। इसे इसका नाम रखा है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आया बात? या इसके बाद ये 1934 तक चला है, लगभग 1934 तक ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। इतनी बात बताओ, एक बार भी दोबारा बता दूं पूरा का पूरा चार्ट, फिर मैं तुमसे सुनने जा रहा हूँ कि क्या क्या बताएगा। 26 जनवरी 1930 की डेट इसलिए महत्वपूर्ण, ऐसे बताना मुझे कि भाई 26 जनवरी 1930 की डेट इसलिए महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण मैं मुझे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि जी इस दिन पता क्या हुआ था, इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अच्छा, मैं पूछा क्यों, किसके कहने मनाया गया था? जी गांधी जी के कहने मनाया गया था। तो अपनी आसान भाषा में क्यों नहीं याद रखते तुम? पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। समझ बात है, तुम क्यों समझते नहीं? कहाँ कहाँ खोए रहते हो, किससे बात करते हो? इधर देखो, 26 जनवरी 1930 है ना, इसकी डेट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुआ? महत्वपूर्ण है और क्यों हुआ? इसलिए महत्वपूर्ण, इसी दिन ना पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात कही गई थी। महात्मा गांधी के कहने पर ना पूरे भारत के अंदर ना लोगों ने स्वराज दिवस मनाया था, पूर्ण स्वराज दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे ना, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 31 दिसंबर ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को ना आधी रात को 12 बजे ये रावी नदी के तट पर लाहौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये घोषणा कर दी थी हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। फिर 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई और उसमें फैसला ले लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को ना पूरे देश में हम झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे हम। समझ ये बात? या इसलिए पूरे संपूर्ण देशवासियों ने जगह जगह देश में झंडे फहराए और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया नहीं मनाया? इसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी ने ना अंग्रेजों के सामने 11 शर्तें रखी। 11 की 11 शर्तों में ना अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर पोज, कौन सा पोज? इग्नोर पोज दिया। अब महात्मा गांधी ने ना फिर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ये इसलिए 26 जनवरी 1930 का महत्व है। 26 जनवरी खास बात पता क्या है? इसलिए हमने ना, ताकि हम 26 जनवरी 1930 का महत्व कम ना हो जा, इसलिए हमने भारत का संविधान भी ना 26 जनवरी 1950 को लागू करा। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हर साल 26 जनवरी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, गुलदाने लाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाच करते हैं, डांस करते हैं, पोएम लेते हैं, पोएट्री लेते हैं, कटोरी मिलती है, चम्मच मिलती है, आया समझ में? ठीक, और किसी को कॉपी मिलती है। समझ में आई बात है? जिसे प्लेट चम्मच प्लेट मिलेगी, कटोरी मिलेगी, और जिसे रबड़ मिल जाना इतनी छोटी सी तो बहुत खुंदा हुआ। इतना अच्छा प्रोग्राम लिया था, सर रबड़ मिली। मतलब वहाँ भी भेदभाव कर रहे हैं, फिर घर आकर आज के बाद प्रोग्राम नहीं लेने। पता क्या हुआ? 26 जनवरी 1930 का महत्व, 26 जनवरी का महत्व कम ना हो, 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए, अरे भाई मेरी 8 तारीख बहुत फेमस है, मैं 8 तारीख का महत्व कम नहीं होने देना चाह रहा। तो अगले साल में मैं अगले 8 फरवरी 2023 को फिर आयत खान से मिलूंगा। सही बात है, और मिलूंगा, और मिलने के बाद इस बार में बहुत दूर लेके जाऊंगा घुमाने, और मैं लेके भी चला गया। समझने की बात है? समझ में आया बात है? तो बहुत दूर हम घूमने चले जाएंगे ताकि 8 फरवरी का महत्व कम ना हो जाए। इसलिए हम ना 26 जनवरी 1950 को ही ना 26 जनवरी का महत्व को बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करा। मेहंदी निकाल लो, भारत का संविधान लागू करा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? इसे 26 जनवरी 1930 का महत्व है। और 26 जनवरी 1930 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 आधो को नहीं पता कौन सा गणतंत्र दिवस है, कौन सा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस 1947 को मनाते हैं। 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गण माने हो जनता, तंत्र सिस्टम, जनता का तंत्र। अब जनता आजाद हो चुकी, जनता जो कहेगी वो होगा देश के अंदर। आया समझ? यही है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही ना भारत का संविधान लागू हो गया था। भारत के संविधान के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति काम करता। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके खिलाफ काम करता हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तुम हो, मैं हूँ, थानेदार हो, कुछ भी हो। उसके अंदर जो बातें लिखी हुई, एक भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं जा सकता। उसके अंदर ये भी बात लिखी हुई है, अगर कोई खिलाफ गया तो वो मारा गया, क्योंकि कानून तो कोई बड़ा हो नहीं सकता। मान लो तुम तैयारी कर रहे, तैयारी करके तुम कहने लगे मैं बन गया मंत्री,
मंत्री बन गया तो कानून के अंदर ये बात लिखी है, अगर मंत्री अपराध करेगा ना तो मंत्री को क्या सजा दी जाएगी, तो कानून तुमसे ऊपर आएगा। आज समझ, तुम कहने लगे मैं बनूंगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए ना संविधान में प्रक्रिया बता रहा कि जिसे महाभियोग कहते हैं, उसमें बता रखा राष्ट्रपति किस तरह हटाया जाएगा। ले कानून तेरे तो राष्ट्रपति के ऊपर आएगा, तो कानून तो बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ कानून नहीं है। कौन सा कानून है? अंधा कानून। इतनी बात बताओ, समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? बता दोगे जो मैं जिस तरह पूछूंगा, समझ में आए बात? क्या मैं पूछूंगा क्या है? 26 जनवरी सोचो ही नहीं, सही पढ़ा क्वेश्चन को पूछ, इसे बिल्कुल भूल ही जाओ। अपने दिमाग में क्या डाटा याद रखना। कोई तुमसे गली में बैठ के चौराहे पे बैठे, चोमू के चौराहे पे बैठ के पूछेगा तुम, चोमू के चौराहे पर एक बुढ़ा बैठा नंगा। ठीक, सुनो, तो चोमू के चौराहे पे बैठ के अगर तुमसे कोई पूछने लगा, बताओ कि भाई यार 26 जनवरी से 26 जनवरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हुआ, तो तुम अच्छा उड़ा ऐसा बैठ के, वो थोड़ा बैठ गया, तो बैठ के उसके साथ बातचीत करोगे। भाई 26 जनवरी 26 जनवरी बता 1930 को भाई पता क्या हुआ था, हमने पूरे देश के अंदर, जहाँ तो तुम्हारे याद आ जा, कोई शुरू तो थोड़ा ही बिल्कुल, कोई कॉपी लेगा होगा उसके सामने ठहर ले, रुक जा भी पटक बता रहा है इसमें, तो ऐसा थोड़ा ही बताओगे, तो साधारण तरीके से बात करोगे ऐसा। अरे भाई 26 जनवरी 1930 का इतनी या डेट इतनी महत्वपूर्ण, पता क्या हुआ था? इस दिन हमने देश में पहली बार जगह जगह झंडे फहराए थे, इतना तो बता ही सको। सही बात है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। फिर और थोड़ी उसकी खुदाई करो, जो मैंने पढ़ा रखा उसकी और खुदाई करो, खुदाई करके पता लगा, पता क्या हुआ था? अरे भाई पता क्या हुआ, क्या है? तो 26 जनवरी 1930 का महत्व इसलिए ज्यादा कि भाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 31 दिसंबर की बात थी भैया, और 1929 की बात थी। तो और रावी नदी के तट पर ना, रावी नदी भाई पाकिस्तान में बह हुआ, आया समझ में, पाकिस्तान के अंदर ना रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर लाहौर के पास, लाहौर के अंदर, लाहौर तो हमने ना वहाँ पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। फिर 2 जनवरी को फिर बैठक हुई, 2-3 दिन बाद ही, उसमें कहा क्या दिया गया, 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। समझ में आई बात? या और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, और देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जगह जगह झंडे फहराए गए, और भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़ का साथ दिया। इसलिए 26 जनवरी भाई इसलिए इंपॉर्टेंट। समझ में आया बात? या फिर महात्मा गांधी ने ना अंग्रेजों के सामने 11 शर्तें भी रखी, और 11 की 11 शर्तों को इग्नोर मार दिया गया। इस तरह में इग्नोर मारा, जिस तरह ब्याह में वेटर को इग्नोर मारा, आया समझ में? तो उसके बाद महात्मा गांधी ने फिर पता क्या करा, महात्मा गांधी मानने वाले ने, महात्मा गांधी को बुरा लगा तो उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सभी मुद्दों पर विरोध करेंगे, जाओ जो करना कर लो। समझ बात? हम सोच रहे थे कि 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, हमने पूरे देश में ऐसी डेट का महत्व कम नहीं होने देना चाहते थे। आया समझ? इसलिए इसका महत्व कम ना हो इस डेट का, इसलिए मैंने भारत का संविधान भी 26 जनवरी तो 50 को लागू कर रहा है। समझ में आयो? हालांकि 24 जनवरी को बनकर सब तैयार होगा था, फिर भी हमने 26 जनवरी की डेट क्यों चुनी, ताकि 26 जनवरी का महत्व कम ना हो जाए। समझ गए बात? समझ में आई? बस, और है ही क्या इसमें, कहानी के तौर पे याद रखो। तुम पता नहीं कहाँ खोए खोए रहते हो, किससे बातें करते हो, किसको याद करते हो। चलो इसे उतारो। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा, बार बार कई बार पूछ लिया। तो गांधी और इरविन के बीच में क्या समझौता हुआ था? सुन लो, ध्यान लगा। क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, हिस्ट्री में टाइम लगा और यहाँ का टाइम लगने का, बस याद रखना बात। यार तो समझ लो, तो जो गांधी जी थे, एक तरफ गांधी जी हुए, एक तरफ गांधी जी और लॉर्ड इरविन। इरविन कैसे कैसे नाम होते नहीं के, गिरगिट नहीं है, इरविन, गांधी जी और लॉर्ड इरविन, भारत के थे, अंग्रेजी नहीं आता। गांधी जी थे, लॉर्ड इरविन थे। इरविन जब नहीं बोला चुप रहा। इन दोनों के बीच में क्या क्या समझौता हुआ, उसके प्रावधान निकले। उस समझौते के अंदर कौन कौन से प्रोविजन थे, क्या क्या बात कही थी। गांधी जी लॉर्ड इरविन तो बैठ कर बातचीत में क्या क्या कह रहे थे। एक गांधी जी ने पन्ना सा ले रखा था, उन्होंने कह रहे थे देखो ये वाली बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। फिर वे 11 शर्तें कुछ और थी, बाद में जाकर उन्होंने कहा ये बात माननी पड़ेगी। पहली बात तो जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ ना, कांग्रेस के अंदर कोई मुख्य नेता पहली बार बैठ कर बात कर रहा था। यानी इससे पता चला कि कांग्रेस का ना वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा, कांग्रेस की ताकत बढ़ती चली जा रही थी। आज तक किसी अधिकारी ने बैठकर, अंग्रेजों किसी अधिकारी ने बैठकर कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बात नहीं करी थी।
इग्नोर ही करते आए थे, ऐसा मानना तो कुछ नहीं है कांग्रेस। तो चलो सबसे पहले खास बात यह थी कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम ये निकला, गांधी और इरविन सबसे पहली बार एक मंच पाए और एक जगह बैठकर बात करी। समझ में आई बात है। नंबर फर्स्ट, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का ही परिणाम निकला। आंसर ये था कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम था। वो आंदोलन का परिणाम निकला। परिणाम पता क्या निकला? परिणाम निकला पहली बार, बेटे बात नहीं करो, चुपचाप समझ लो बोर्ड पर। पहली बार पता क्या हुआ? पहली बार कांग्रेस, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस और अंग्रेज के अध्यक्ष आमने सामने बैठ के बात करी। इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं? आगे इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सही बात है। तो बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस की उपलब्धि मान लो। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम कर दिया था। सही बात है। कांग्रेस बहुत सालों तो काम कर रही थी, 1885 से काम कर रही थी। तो सबसे पहली बार ये पहली प्राप्ति थी। दूसरा, अब जो गांधी और इरविन के बीच में ना, गांधी और इरविन के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था। हाँ, जो समझौता हुआ वही पढ़ना हम। समझौते में कुछ सर देती तो वहाँ लंदन के अंदर ना गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, और गोलमेज सम्मेलन में ये बात बताई जा रही थी कि भारत के अंदर कैसी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसा कैसा संविधान बनाया जाएगा। अंग्रेज ये बात बता रहे थे। महात्मा गांधी ने भाग लेने से मना कर दिया। कह रहे हमारा देश है, जाओ हम खुद देख लेंगे, हम अपना संविधान खुद बना लेंगे, तुम्हारा देश छोड़ कर जाओ। तो वहाँ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो लॉर्ड इरविन बार बार कह रहे थे सर महात्मा गांधी जी को कि कह रहे थे एक काम करो बाबू, आप वहाँ चले जाओ। पता कहाँ? गोलमेज सम्मेलन में, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन क्या हो, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए, बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठेंगे, भारत के भी कुछ लोग जाएंगे वहाँ से। तो महात्मा गांधी थे जो, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानकारी देते थे, उनको सब जानकारी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस टाइम पे पूरा देश था, नहीं समझ लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, और महात्मा गांधी जो मुख्य नेता था कांग्रेस का, वही गोलमेज सम्मेलन में जा रहा। तो लॉर्ड इरविन नाराज हो गए। तो लॉर्ड इरविन कह रहे थे कि गांधी जी को समझा रहे थे कि आपको क्या चाहिए ये बताओ। तो गांधी जी ने कहा ये मेरी कुछ शर्तें हैं, मान लो मैं गोलमेज सम्मेलन में चला जाऊंगा, ये मिलेगा मुझे। गोलमेज सम्मेलन में मिला क्या? हमारा देश में फैसला हम नहीं कर रहे, तो तुम क्यों कर रहे फैसला? लंदन में बैठकर तुम फैसला कर रहे, और वो भी भारत का फैसला कर रहे। मुझे नहीं गुलामगिरी चाह रही। समझ आई बात? ये महात्मा गांधी के वर्ड थे। समझ पाया बात? तो इसलिए बाद में जाकर पता क्या हुआ, गांधी और इरविन के बीच में बैठकर बातचीत हुई, और गांधी और इरविन के बीच में जो बैठकर बातचीत हुई वो उसकी डेट भी फेमस है, बहुत फेमस है डेट ये 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को ना बैठ कर इनके बीच में बातचीत हुई, और जिस वो बातचीत हुई उसी बातचीत को इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। गांधी जी ने कहा आप मेरी बात मान लो, फिर लॉर्ड इरविन ने कहा ठीक है आप गोलमेज सम्मेलन में चले जाओ। क्योंकि अंग्रेजी तो प्रेशर बना रहे थे कि कांग्रेस का तो कोई, अंग्रेज लॉर्ड इरविन पर प्रेशर बना रहे थे, लॉर्ड इरविन पर। वहाँ तो बैठे बैठे कह रहे थे कि कांग्रेस का तो कोई आया ही नहीं। उसने कहा घबराओ तुम, मैं अभी महात्मा गांधी को बेला फुसला कर चुग्गा डाल के भेज रहा हूँ। ठीक समझ गए ना तुम? मेन चीज़ें समझना। ठीक, उसने कहा फिर बैठ कर बातचीत कर लो। तो गांधी और इरविन के बीच में क्या क्या समझौता हुआ वो समझेंगे। तो चलो, गांधी और जो लॉर्ड इरविन, कांग्रेस की इतनी महत्ता तो बढ़ती चली जा रही थी कि गांधी जी को बैठकर लॉर्ड इरविन के सामने बैठने का मौका तो मिला। समझ ये बात है? आपने सामने बैठकर बात की, पहली बार था ऐसा, आज तक नहीं फैसला होगा। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी के और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में कौन कौन से प्रावधान थे, क्या क्या लिखा हुआ था, उसे बताऊंगा पढ़ेगा तुम्हें। ठीक, चलो 5 मार्च की डेट हुआ 1931 ईस्वी को यह समझौता हुआ। समझौता किस किस के बीच में? गांधी जी के और इरविन के बीच में। तो गांधी और इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ कब हुआ? 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। यह कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच में, तो इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। इस बार पक्का सुनूंगा, पिछली बार मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था, इस बार पक्का सुनूंगा, बढ़िया करके पिटाई करूंगा, देखो किसका कितना ध्यान था। मेहंदी निकाल लो। कितनों को मेहंदी लगाओगी? और सुन लो अभी समझौते में कुछ प्रावधान करे होंगे। अब कौन कौन से प्रोविजन करें? पहला प्रावधान,
जानना चाहते हो पहला प्रावधान क्या करा? जो व्यक्ति सत्याग्रह कर रहे थे, सत्याग्रह क्या हो? सत्य के प्रति आग्रह करना, मतलब सत्य को अपनाना। सच क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमारा देश छोड़ दो और वापस जाओ यहाँ पे। शांतिपूर्वक बैठ कर प्रदर्शन करना। उन पर लगा देते अंग्रेजी सरकार ने मुकदमे कि देशद्रोह है, तो ये तो देशद्रोही है, और उनको मुकदमे लगा देते, उन्होंने जेल में डाल दिया था। तो पहला समझौता पता क्या करते गांधी जी? पता क्या करते? गांधी जी का इतना बड़ा संघर्ष था, जो कांग्रेस के लोग थे ना, जो आंदोलन कर रहे थे, इससे पहले जो बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो उसमें कुछ लोगों को मुकदमे लगाए गए थे। तो जो मुकदमे लगाए गए थे ना, उन मुकदमों को वापस लेने की बात कही गई। लेकिन दिक्कत यहाँ एक करके महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने ज़्यादा बल इस बात पर नहीं दिया कि जो मुकदमे, तो फिर उस पर भी लग रहे थे मुकदमा, फांसी का मुकदमा उसमें लग रहा था शहीद भगत सिंह पर, लग रहा था। तो जब ये सबके मुकदमे की बात कह रहे थे जितने भी राजनीतिक व्यक्ति ना, जो राजनीति से संबंधित, और कांग्रेस के व्यक्ति जितने भी, महात्मा गांधी कांग्रेस के तो प्रतिनिधित्व करते थे, कांग्रेस की तो बातें करते थे बैठ कर। गांधी जी ने इरविन को कहा, सुनो मेरी बात, पहले जितने भी लोगों को तुमने मुकदमे लगा रखे ना, पहले मुकदमे वापस लो, इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया बात? या तो पहली खास बात यही थी। लेकिन महात्मा गांधी जी की इस बात पर भी बड़ा जोर देना चाहिए था कि क्रांतिकारियों के मुकदमे वापस लो, हाँ उनकी फांसी रोक दो। इतना तो कह ही सकते, फांसी रोक दो, आजीवन कारावास की सजा दे दो, फांसी तो रुकवा देनी चाहिए थी। तो इस बात पर महात्मा गांधी की आलोचना हो। जब गांधी और अरविंद के बीच में बैठकर बात हुई थी, तो उन्होंने क्रांतिकारियों की फांसी क्यों नहीं रुकवाई? इसलिए इन आपस में इस बात पर लड़ाई है। सही बात है। पता लगा लड़ाई कहाँ से? आधो को लड़ाई नहीं पता, बस महात्मा गांधी की बुराई करने में लगे हुए। बेवकूफ, उन्होंने कहा अंधापन, इसे कहा 100 पोड़, पता नहीं कुछ भी। जब तक कभी किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो तो उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात? यार ठीक, यहाँ लोग उस पर भी कमेंट कर जिसके ना खून के बराबर भी नहीं आए। समझ में आई बात? यार नंबर पहला पॉइंट क्या है कि ये था कि सत्याग्रह करने वालों पर लगाए गए राजनीतिक मुकदमे वापस ले जाए। सत्याग्रह, जो सत्याग्रह कर रहे थे, पूछूंगा तुमसे, सत्याग्रह करने, सत्याग्रह अपने सत्याग्रह करने वालों पर, करने वालों पर सभी मुकदमों को वापस लिया जाए, सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। यह बात उनकी मान ली गई, समझौता हुआ ना, तो समझौता का मतलब मान ली गई, जो जितनी बात में लिखूंगा सारी मान ली गई उनके बीच में। समझ नहीं बात? या अब समझौता क्यों हुआ? लॉर्ड इरविन क्या चाह रहे थे कि बस गोलमेज सम्मेलन में चला गया। पहले गोलमेज सम्मेलन में गया महात्मा गांधी, पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया, दूसरे में गया। जब समझौता होगा तो अब जाऊंगा मैं, और जब गए ना, जाने का स्टाइल भी जीवन का तो भारतीय लोगों का, पानी के जहाज में गए हैं, एक बकरी ले ली, 2 बकरी ले ली, महात्मा गांधी का स्टाइल, इतनी सारी नीम की दामतुन ले ली, एक लोटा ले लिया, लंदन जा रहे, सोच तो लो। समझ आई बात? साइड में सरोजिनी नायडू, समझ आई बात? है कई सारे दिन लगे थे वहां जाने में। उसके बाद ये, अब तुम पता भारतीय लोग कैसे हो, इन्हें पता नहीं कि घर में बाथरूम भी है, सब चीजें, वॉशरूम भी है, उस पर खड़े, उस वहां नहीं जाने गए। इन्हें पता घर में वॉशरूम है, टॉयलेट गली में खड़े गए आगे जाकर। ये लोगों में यही तो तमीज हो। घर के बाहर जो टॉयलेट करने का आनंद हो कहीं नहीं है रात को। चुप, ये भारतीय लोगों की पहचान हो। ये चले गए वहां से लंदन के अंदर, एक तो गोलमेज सम्मेलन चल रहा, उसकी मीटिंग अगर 10 बजे स्टार्ट होगी ना, ये पहुंच रहे तो दोपहर में 2 बजे। एक तो ये लेट चलेंगे, जिस तरह किसी की बारात जावा ना, बारात के ऊपर उस पर लिख कर रखो स्वागत बारात का 8 बजे, बारात जाओ पूरे 2 बजे। ये भारतीय लोगों की पहचान हो। ये हमने सारे काम में लेट हुए विफल है इस मामले में। तो ऐसे महात्मा गांधी जब ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले गए ना, वहाँ एक तो लेट पहुंचे, दूसरा इनका वही स्टाइल बिल्कुल जिकर भारतीय लोग जावा ना, चलते चलते ना उनको ओ बस रोक लो, बस बारात मुझे भी चढ़ना, शर्ट वही चलते चलते पहनेंगे। ऐसा ही हो गया। तुम्हें नहीं पता क्या बात चली? पता नहीं क्या बात चल रही, ये उन्हें पता होगा, है नहीं? फिर बस में बैठ कर गांव खेड़े की यही स्टाइल था बिल्कुल, यही। क्या एक बड़ा व्यक्ति हो वो ये लगा हुआ है। कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारात में बैठा हुआ, थोड़ी देर में नाश्ता आने वाला कर रहा हूँ। चुप हो जाओ। उसके बाद फिर बस में एक ऐसा भी हो जिसकी हमें सब मजाक बना हुआ, एक ऐसा भी तो बस जिसकी सब मजाक बना हुआ। ओ चुप हो जाओ, ठीक, जिससे सब आनंद ले, वो बार बार चिढ़,
समझ में आई बात है। फिर बड़े लोगों से समझा के बैठा है, चुपचाप बैठे वैसे छेड़ तुझे। तुमने गया बारात में कभी? ये दूल्हे के साथ जाओ ये दूल्हे वाली गाड़ी में बैठ के जाओ। चुप हो जाओ दूल्हे वाली गाड़ी में बैठ के जाओ ना, इधर तो लड़की 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 की तरफ जाओ ना। तो ये लड़के थोड़ा जाओ बस में, लड़की के लिए छोटी गाड़ी हो, कार टाइप की। चलो चुप हो जाओ बात तो। अरे भाई महात्मा गांधी इस तरह गए थे। जब महात्मा गांधी चले गए ना वहां से, तो जॉर्ज पंचम तो मुलाकात हुई, वहां का प्रधानमंत्री था वो, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम तो मुलाकात हुई ना, तो महात्मा गांधी को तुमने पता क्या कहा? एक दो दिन उन्होंने बता मीटिंग में किस टाइम आया। दूसरी बात या उनके जब मंगल मैनू कह रहे ये किसे बुला के पत्रकारों का कौन आधा नंगा फकीर, इस तरह कमेंट करेगा महात्मा गांधी पर। मतलब ऐसी छवि थी भारतीय लोगों की, मतलब बहुत बुरी स्थिति, इन्हें गुलाम की नजरों देखा जाता था। महात्मा गांधी ने तभी ठान लिया था कि तेने तो मुझे अर्धनंगन आधा नंगा फकीर कहा, मैं तुझे अपने देश से वापस निकाल दूंगा। अकर को दिखाया उसने बात, समझ में आई बात। उस टाइम ठान लिया था उसने कि अपनी बचने के बैठे तुम आ जाओ तुम। दूसरा, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ना, तो एक तरफ अंबेडकर भी बैठे हुए थे, ये बहुत पढ़े लिखे थे। महात्मा गांधी जब तो इस टाइम पर वहाँ कोई है नहीं पढ़ा लिखा हुआ, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा बंदा जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। DSc की डिग्री थी इनके पास। तो इस पढ़ाई को पहले भी बरता थे, आज भी बरता थे वो। तो सामने जैसे बेंच बैठी हुई, तो वहाँ कहते वहाँ पढ़े लिखे जो ज़्यादा बरता थे वो तो लोग। तो जो कह रहे थे ना, अंबेडकर जो भी कहते थे वे सारी बात मान लेते। अंबेडकर के गांधी के बीच में क्या विवाद था? अंबेडकर कह रहे थे कि पहले ना जो लोगों के साथ छुआछूत हो रहा, टच करने तो मैं छूत हो गया, समझ ये बात है, समझ गए। उसके बाद कि इनके गिलास से पानी नहीं पीना, इन्हें पानी ऐसे देना इनके गिलास में, समझ में आया बात है। तो इस तरह के भी चाहते थे, इस तरह मिट जा, तो वो भी सही थे अपनी जगह। ठीक, दूसरे नंबर पे हो महात्मा गांधी कह रहे थे कि पहले देश आजाद करवा लो, बाद में छुआछूत मिटवा लिए। दोनों में लड़ाई बजी किस बात पर लेकर, समझे नहीं का तुम? छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसे बोलते हैं, एस्पर्सा जिसे बोलते हैं। किसी को टच करने तो हम अछूत हो जाएंगे, समझ ये बात है। टच कर देना किसी को, जानते नहीं का तुम? इस तरह का भेदभाव था। चुप हो जाओ, चलो सुनो। तो बाद में पता क्या हुआ, इनके आप दोनों का आपस में बीच में बची लड़ाई। तो दूसरे गोल में सम्मेलन ना, महात्मा गांधी बोले वापस, कह रहे मेरी कोई सुन नहीं रहा यहाँ से, ठीक है नहीं, अब मैं नहीं, मैं अपने देश में वापस जाऊंगा और दोबारा सब नहीं आवांगे, दोनों दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो महात्मा गांधी वापस आ गए वहां से। और उसके बाद में जाकर पता क्या हुआ, फिर एक व्यक्ति थे अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए, तीनों मतलब वापस आए। निष्कर्ष निकला, अंबेडकर ये चाह रहे थे कि जो SC है ना कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, जितने जुलाए हुए, जितने छोटी छोटी जातियों के सारे जुलाए हुए, छोटे हुए, SC हुए, दलित हुए, बहुत सारे लोग आपस में, कई सारी जातियाँ आपस में SC के अंदर, इन सबका एक अलग देश बना दिया जा। और महात्मा गांधी चाह रहे थे देश टूटना नहीं चाहिए, महात्मा गांधी देश को जोड़ना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से महात्मा गांधी भी सही थे और मेरे हिसाब से अंबेडकर भी सही थे, समझ आई बात है। दोनों ही सही थे क्योंकि दोनों देश को आज़ाद करवाना चाह रहे थे, सबसे बड़ी खास बात है, रास्ते अलग थे। तो इसके बाद निष्कर्ष पता क्या निकला, महात्मा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ना इनके बीच में बैठकर, गांधी के और अम्बेडकर के बीच में बैठकर एक समझौता करवाया, गांधी के अम्बेडकर के बीच में बैठकर समझौता करवाया। फिर बात अम्बेडकर जी मान गए। अम्बेडकर जी का मानना था कि कोई बात नहीं, गांधी जी आप बड़े हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो कहोगे वही होगा, ठीक। फिर एक ही देश में रखा है ना, पता लग गया क्या क्या सिस्टम चल रहा है। तो पहला प्रावधान क्या करा गया, पता लग गया, ये पहला प्रावधान करा गया था, सत्याग्रह करने वालों पर सभी मुकदमे वापस ले जाए। जब भी जाऊंगा मैं गोलमेज सम्मेलन में, जब भी जाऊंगा, जब भी कर दोगे, ठीक, जाने का नहीं। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर ये कहा गया जो व्यक्ति हिंसा में सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने हिंसा करी थी, ठीक, और राजनीति से संबंधित रखते हुए कांग्रेस पार्टी के उन कैदियों को रिहा कर दिया जाना चाहिए। जो राजनीतिक कैदी ना, राजनीति करने वाले, मतलब कांग्रेस के कुछ नेता थे, राजनीति कर रहे थे वे, तो उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, समझ ये बात। हाँ, हिंसा में लिप्त राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए।
बिहा नहीं करना, रिहा करना। रिया फ्रेंड का नाम था, ठीक है। रिहा, रिहाना। हाँ। दूसरा, जो शराब बीच करी ना, इस शराब को पी पी के लोग बहुत मर रहे हैं। महात्मा गांधी कहते हैं शराब को पी पी के लोग बहुत मर रहे हैं। आया समझ में? 2 घूंट पिला दे साथिया। तो ये जो ना, हम चाहते हैं कि जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी ना, शराब का आंदोलन कर रही थी शराब के प्रति, और हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे, ये आंदोलन जारी रहना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। इसे तुमने बंद नहीं करना होगा। लाडी ने कह रहे यार बड़ा खतरनाक आदमी तू, कैसे कैसे बातें कर रहा है बता। ऐसे नंबर फर्स्ट, ये शराब, एक तो शराब, एक तो दूसरा विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्त्र, विदेशी वस्त्रों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? अच्छा, चौथे नंबर पर गांधी रेवनी के बीच में और क्या क्या समझौता हुआ? गांधी जी क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, समझ लो। जिन्होंने सत्याग्रह करा था, आंदोलन में भाग लिया था, तो सरकार ने उनकी संपत्ति कब्जा दी थी, उस संपत्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए। शायद समझ, सत्याग्रह करने वाले की जो संपत्ति थी ना, जिन्होंने सत्याग्रह करा था, उनकी जो संपत्ति जब्त कर ली थी सरकार ने, उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसे छोड़ दो। ऐसा समझ में? हाँ, तो इसका मतलब है सत्याग्रह करने वालों की, सत्याग्रह करने वालों की जमीन को छोड़ दिया जाए। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? चलो, 5वें नंबर का पॉइंट, 5वां समझौता। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं ना, अब वे नमक बनाते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा हो तो वे नमक बनाते हैं। तो सरकार लगाती है उन पर टैक्स, कर लगाती है, उनको कह रहे नमक तुम बनाओ, पैसे मत दो। इसी तो टैक्स बोल रहे, काम करो तुम, ऐसा समझो, फल मम्मी लगा, समझे नहीं क्या? यानी पड़ोस के घर में पेड़ खड़ा हुआ, अब पड़ोस के घर में जो पेड़ खड़ा हुआ ना, उस पर लग रहे जामुन, अब पत्ते गिर रहे दूसरे पड़ोस के घर में, जामुन में खा रहे, पत्ते उनके घर गिर रहे दूसरों घर, गाली देंगे नहीं, लड़ाई बजा नहीं बजा सकता। तो ये बोल, ये हाल है बिल्कुल। जो नमक करता ना, नमक कर को समाप्त किया जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए। कर का मतलब वो टैक्स, समाप्त किया जाए। 6ठे नंबर पर जाओ, 5 पॉइंट हो गए, नहीं हो गए? 6ठा, कांग्रेस पर जो रोक लगाई गई उससे समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस अपना काम करती रहेगी। कांग्रेस पर रोक समाप्त। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई दिक्कत है क्या? इसलिए महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह भी करना पड़ा बाद में जाकर। नमक सत्याग्रह कि नमक पर हमारा अधिकार है, ठीक है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। देख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या निकला? पहली बार कांग्रेस और अंग्रेज के अध्यक्ष ने आमने सामने बैठक करी। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। समझौते में क्या क्या करा गया? सत्याग्रह कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, और उनको जो मुकदमे लगाए, आसान भाषा में, सत्याग्रह करने वालों को जो मुकदमे लगाए गए थे उन्हें समाप्त। उसके बाद जिन्होंने हिंसा करी थी ना, और जो राजनीति से संबंधित रखते थे, राजनीतिक कैदी थे, उनकी रिहाई कर दी जाए। रिहाई, ठीक। आ जाओ, शराब और जो विदेशी वस्त्र थे, और जो शराब के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, जो विदेशी वस्त्र बिकने नहीं चाहिए, उनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहना चाहिए। समझ में आया बात? या जो शराब के खिलाफ और विदेशी वस्त्रों के खिलाफ ना जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उन्हें चलते रहना चाहिए। सत्याग्रह करने वालों की जो जमीन छीन ली गई थी, उसे ना छोड़ देना चाहिए जमीन को, उनकी जमीन वापस करो। या उसके बाद बता क्या, जो नमक पर तुमने टैक्स लगा रखा है, जो समुद्र के पास रहने वाले लोग जो नमक बनाते हैं,
नमक बनाते हुए टैक्स तुम लेते हो या बदतमीजी चलेगी भैया, इस टैक्स को नमक कर को समाप्त करो। कांग्रेस पर जितनी भी रोक लग रखी है सब समाप्त करो। जब जाऊंगा दूसरे को मिलने, नहीं तो नहीं जाऊंगा। समझ में आए बात है? तो इनके बीच में बैठकर समझौता होगा। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है? हाँ सारी समझौते का मतलब यही हो, एग्रीमेंट। अच्छा समझौता होगा ना उसे हम तोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है सारी बात मानना, कुछ बात मानना कुछ नहीं मानने का बाद में जाकर जो उसकी मर्जी होगी। हाँ और कच्ची चली थी, कच्ची शराब, नोट कर लो सर।